हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में अपन जो अपनी क्लास थी वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यानी कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। और सबसे पहले अपन ने पश्चिमी मौसली प्रदेश के बारे में बात की। उसके बाद में अपनी जो अरावली पर्वतमाला है उससे संबंधित एक क्लास अपन ने अभी प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग वहां देख सकते हैं। आज जो इससे अरावली पर्वतमाला की जो दूसरी क्लास है उसकी बात करेंगे अपन। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा अरावली पर्वतमाला के बारे में देख लेते हैं, रिवीजन जो क्लास अपनी उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला, इसकी बात कर रहे थे अपन। थोड़ा सा रिवीजन मार लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। अरावली को प्राचीनतम पर्वतमाला भी कहते हैं। प्राचीनतम पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें, अरावली है ये वलित पर्वतमाला है। वलित पर्वतमाला है, ठीक है। तीसरी अगर अपन बात करें कि जो अरावली है ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, बची हुई पर्वतमाला है। अवशिष्ट यानी भी बचा हुआ जो भाग है। यानी कि जब अरावली की उत्पत्ति हुई थी उस समय इसकी जो औसत ऊंचाई थी वो 2800 मीटर थी। कितनी थी? 2800 मीटर। और आज वर्तमान में जो अरावली की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? मात्र 920 मीटर। इस तरीके से जो अभी अपने पास में मात्र बचा हुआ भाग है किसका? अरावली का। इसलिए अरावली को अपन अवशिष्ट पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। तो अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला है, अरावली वलित पर्वतमाला है, अरावली है जो अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में। अरावली का अगर बात करें अपन निर्माण की, तो इसका जो निर्माण हुआ वो प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर, प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का क्या होता है? निर्माण जो काल है अरावली का प्री कैम्ब्रियन काल। जैसा कि अपन ने बात की थी कि जो अरावली है ये प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर जो गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड वाला जो हिस्सा है उसमें क्या होता है कि एक अभिसारी गति होती है। कौन सी गति होती है? अभिसारी गति। यानी कि दो प्लेटें आपस में क्या होती हैं? टकराती हैं। दो प्लेट आपस में टकराती हैं। तो जो हल्की प्लेट होती है वो तो क्या है कि ऊपर रह जाती है, लेकिन जो भारी प्लेट है वो जो हल्की प्लेट के नीचे क्या हो जाती है? छेपित हो जाती है। इस तरीके से मान लो कि ये भारी प्लेट है, ये वाली ए वाली भारी प्लेट है, और जो बी है ये हल्की प्लेट है। तो ए वाली जो प्लेट है बी प्लेट के नीचे क्या हो जाएगी? छेपित हो जाएगी। और यहाँ पर क्या होगा? ऊपर वाले हिस्से में इस तरीके से वलन के रूप में इन पर्वतों की उत्पत्ति होती है। यानी कि वलन के रूप में पर्वतों का निर्माण होता है। तो गोंडवाना लैंड में क्या होता है? अभिसारी गति होती है, और उस गति की वजह से संपीड़न बल कार्य करता है। कौन सा बल? संपीड़न बल। ये जो संपीड़न बल है ये कार्य करता है, और इस संपीड़न बल के कार्य करने से वलन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? वलन की प्रक्रिया होती है। और इस वलन की प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है मोड़दार पर्वतों की, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? अरावली की। तो जो मोड़दार पर्वत है वो कौन सा है? अरावली पर्वत, ठीक है। तो इस तरीके से अभिसारी गति की वजह से प्राचीनतम पर्वतमाला का रूप दिया गया, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है गोंडवाना लैंड में ही होता है। ये वलित पर्वतमाला है, यानी कि मोड़दार पर्वतमाला है, बिल्कुल सही बात है। ये जो अवशिष्ट, क्योंकि जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो इसकी जो औसत ऊंचाई थी वो कितनी थी? 2800 मीटर। लेकिन वर्तमान में ये बचा हुआ भाग है, कितना है वर्तमान में इसका? ये है 920 मीटर।
या अपन कह सकते हैं लगभग 900 मीटर के आसपास में इसकी औसत ऊंचाई है। तो इस तरीके से ये अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अभी बचा हुआ भाग है। उसके बाद में अपन बात करें कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। आगे अपन बात करें कि अरावली का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर लगभग 550 किलोमीटर है। कितना है? 550 किलोमीटर केवल राजस्थान के अंदर। ये सिरोही में प्रवेश करती है राजस्थान में, और नीमका थाना यानी कि खेतड़ी जो तहसील है नीमका थाना की, वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है राजस्थान के अंदर। अपन भारत की बात करें तो भारत में अरावली का जो विस्तार है ये पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होता है और रायसीना हिल्स यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो सर्वाधिक विस्तार है भारत के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जो विस्तार है इसका राजस्थान में ही देखने को मिलता है, और न्यूनतम जो विस्तार है ये अगर केंद्र शासित की बात है तो दिल्ली के अंदर, और अगर राज्य की बात है तो हरियाणा में इसका न्यूनतम विस्तार देखने को मिलता है। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर में अरावली का विस्तार है। यानी कि संपूर्ण राजस्थान, अगर संपूर्ण अरावली की बात करें तो जो संपूर्ण अरावली है इसका जो विस्तार है ये 692 किलोमीटर। कितना है? 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में कितना है? 550। यानी कि संपूर्ण अरावली का 80% भाग जो हिस्सा है कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में अगर क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान के कितने क्षेत्रफल पर है तो 9% भाग पर ये राजस्थान का भूभाग बनाती है। और यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी परसेंट? 10% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरीके से अपन ने अरावली की थोड़ी सी चर्चा की थी। अपन ने अरावली को 3 भागों में भी डिवाइड किया था। एक जो अरावली है उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। और दक्षिण अरावली के अंदर अपन ने इसको 2 भागों में फिर से डिवाइड किया था, एक मेवाड़ अरावली और एक आबू अरावली। ठीक है, तो अगर अपन बात करें उत्तरी अरावली, तो जो उत्तरी अरावली है, उत्तरी अरावली जो उत्तर में नीमका थाना से जयपुर तक का इसका विस्तार देखने को मिलता है। जयपुर से राजसमंद तक का जो विस्तार देखने को मिलता है मध्य अरावली नीमका थाना से जयपुर, यह है उत्तरी अरावली। जयपुर से राजसमंद, जयपुर से राजसमंद, यह है मध्य अरावली। और राजसमंद से सिरोही के बीच वाला जो हिस्सा है यह है दक्षिण अरावली। कौन सा है? दक्षिण अरावली। आगे अपन बात करें कि जो उत्तरी अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो है रघुनाथगढ़। कौन सी है? रघुनाथगढ़। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। कहाँ? सीकर के अंदर 1055। उसके बाद में अपन बात करें मध्य अरावली जो अजमेर में विस्तारित है, जो इसकी जो ऊंची चोटी है अपन कई बार टोडगढ़ का नाम भी ले देते हैं कि भाई टोडगढ़ है। ठीक है। और जो दक्षिणी अरावली है, तो दक्षिणी अरावली की जो ऊंची चोटी है सबको पता है गुरु शिखर, जो सिरोही माउंट आबू के अंदर जो जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। तो इस तरीके से अपन ने अरावली की चर्चा की थी पिछली जो क्लास में, तो ये थोड़ा सा उसका रिवीजन था। आगे अपन बात करें अरावली के जो बचा हुआ भाग है, अपन ने अरावली की कुछ मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली की चोटियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे अरावली के पठारों की कि अरावली के अंदर कौन कौन से पठार है। यानी कि अरावली की अगर अपन बात करें पठारों की, तो अरावली में जो सर्वाधिक पठार अपने को दिखाई देते हैं वो दक्षिणी अरावली में दिखाई देते हैं। किधर दिखाई देते हैं? दक्षिणी अरावली के अंदर। सबसे पहले अपन बात करें उड़िया का पठार कि ये जो उड़िया का पठार है ये कहाँ है, तो उड़िया का जो पठार है सिरोही के अंदर है।
कहाँ है, सिरोही में स्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, उड़िया का पठार। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1362 मीटर। ठीक है, इसमें दो ही फैक्ट अपने को याद करना है कि उड़िया का पठार कहाँ है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी ऊंचाई कितनी है और ये राजस्थान में कौन सा स्थान रख रहा है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, उड़िया का पठार, 1362 मीटर। और कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। उसके बाद में अपन बात करें दूसरा जो है पठार, आबू का पठार। आबू का पठार, इसको आबू को पर्वत, आबू पर्वत के नाम से भी जानते हैं, आबू पर्वत। तो कई बार ऐसे पठारों के अंदर आए कि आबू पर्वत, तो आबू पर्वत यानी आबू पठारी है। ये भी कहाँ है, सिरोही में स्थित है। कहाँ पर है, सिरोही में स्थित है। और सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है, कौन सा, पहला तो कौन सा हो गया, उड़िया का पठार जो सिरोही के अंदर ही है। दूसरा जो सिरोही का ऊंचा पठार है वो कौन सा है, सिरोही आबू का पठार, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1200 मीटर। और ये जो आबू पठार है, आबू पठार को जो गुंबदाकार, जो अपन ने फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर अपन पढ़ते हैं, जो बेथोलित संरचना आकृति का एक उदाहरण है। यानी कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है और ज्वालामुखी उद्गार के समय ये जो मेग्मा है, इस मेग्मा का इस पृथ्वी के आंतरिक भागों में ही क्या होता है, जमाव होता है। तो यहाँ पर जो संरचना अपन देख सकते हैं, गुंबदाकार जो संरचना होती है, इस तरीके से गुंबदाकार जो संरचना होती है इसको बोलते हैं कौन सी, बैथोलित संरचना। और ये जो बैथोलित संरचना होती है, अगर इसका अपर्दन किया जाए तो इसका जो ऊपरी भाग है, शीर्ष भाग है, इसके अपर्दन की वजह से ये पृथ्वी की में अगर मान लो कि यहाँ पर इरोजन की प्रक्रिया होती है, इस वाले क्षेत्र में इरोजन की प्रक्रिया होती है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये तो दिखाई देता है इसके अंदर। तो इस तरीके से आबू का जो पठार है या आबू पर्वत है, ये इस तरीके से अपर्दन के बाद में बचा हुआ भाग है, जो इसको आबू पर्वत को गुंबदाकार बैथोलित संरचना इसलिए कहा गया है, क्योंकि जो बैथोलित संरचना होती है ऊपर शीर्ष वाला जो भाग होता है ये तो दिखाई देता है, लेकिन आधार इसका कभी भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आगे अपन बात करें कि सबसे पहले अपन ने बात की थी उड़िया का पठार। तो उड़िया का जो पठार है कहाँ है, सिरोही के अंदर। सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का, 1362 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा अपन ने बात की आबू का पर्वत या आबू पठार, ये भी सिरोही के अंदर ही स्थित है और ये सिरोही का ही दूसरा ऊंचा पठार है। ठीक है, 1200 मीटर। आगे अपन बात करें भोमट का पठार। तो जो भोमट का पठार है ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर, वह सिरोही में जो पठारी क्षेत्र है उसे भोमट के पठार के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो एक जनजाति निवास करती है, भोमट जनजाति निवास करती है। और इस क्षेत्र में अगर अपन बात करें कि ये जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही है, यहाँ पर जो सर्वाधिक मुख्यतः जनजाति देखने को मिलती है वो है भील जनजाति। कौन सी, भील जनजाति अधिक पाई जाती है। तो भोमट का पठार और एक भोराट का पठार, दो अलग अलग हैं लेकिन नाम एक से ही है, भो मैं, यहाँ पर मैं है और यहाँ पर रा है। तो इसका थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा अपने को कि कौन सा पूछ रहा है, भोमट का पूछ रहा है या भोराट का पूछ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करें कि भोमट का पठार जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही में स्थिति इसकी जो है पठारी क्षेत्र की, ये इन जिलों के अंदर है। और यहाँ पर एक भोमट जनजाति भी पाई जाती है, लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर जो सर्वाधिक जनजाति अब हमारे को देखने को मिलती है वो कौन सी है, भील जनजाति देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन बात करें, ये अगर अपन भोमट के पठार का मुख्यतः एक क्षेत्र की बात करें तो इसका जो केवल एक क्षेत्र मुख्यतः जो अधिकांश भाग है ये डूंगरपुर में देखने को मिलता है मुख्यतः। ठीक है, अगर मान लो कि अकेला मुख्यतः की बात करें कि एक ही जिला दिए तो एक जिला दे तो कम से कम अपने को ये याद रखना है डूंगरपुर वाला। ठीक है, इसका कुछ कुछ अंश जो है वो इन जिलों में भी देखने को मिलता है इस पठारी क्षेत्र का। आगे अपन बात करें कि भोराट का पठार। तो जो भोराट का पठार है ये जो गोगुंदा हिल्स है,
गोगुंदा हिल्स उदयपुर में, और कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद के मध्य जो स्थित पठार है उसे घोराट का पठार भी कहते हैं। ये आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का ये मान के चलो फेवरेट क्वेश्चन है। अधीनस्थ बोर्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही हर बार पूछता है, हर बार। ठीक है, कौन सा? भोराट का पठार, जो गोगोंदा हिल्स उदयपुर में और कुंभलगढ़ जो हिल्स है राजसमंद के अंदर, इसके मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है उसे भोराट का पठार कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है 1225 मीटर है। कौन सी? 1225। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, पहला उड़िया का पठार जो कहां पर है? सिरोही के अंदर। दूसरा है वो भोराट का पठार। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें ऊपरमाल का पठार, तो जो ऊपरमाल का पठार है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है वो कौन सा है? ऊपरमाल का पठार। उसके बाद में अपन बात करें मेसा का पठार, तो जो मेसा का पठार है ये चित्तौड़गढ़ में, जो यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है ना, मेसा के पठार के ऊपर बना हुआ है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये मान के चलो कि यहाँ पर बेड़च और गंभीरी नदियां क्या होती हैं? अपर्दित जो पठारी भाग जिस पर चित्तौड़गढ़ स्थित है, यानी कि गंभीरी नदी और बेड़च नदी। ठीक है, अपर्दित जो पठारी भाग है वो कौन सा है? मेसा का पठार, और इसी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। उसके बाद में जो आरपीएससी का एक और फेवरेट क्वेश्चन आता है वो कौन सा है? लसाड़िया का पठार। कौन सा? लसाड़िया का पठार। तो ये जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। अगर अपन इसकी जिले की बात करें तो ये पहले तो क्या था? पहले ये उदयपुर में था। कहाँ था? उदयपुर में। लेकिन वर्तमान में इसकी अगर स्थिति देखें अपन, तो वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो है नया जिला बनने के बाद सलूम्बर। कहाँ है? सलूम्बर के अंदर। तो वर्तमान में इस लसाड़िया का पठार है ये सलूम्बर जिले में है, लेकिन पहले जब ये जिले नहीं बने थे उस समय ये उदयपुर में आता था। कहाँ पर? उदयपुर में। अब वर्तमान में सलूम्बर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है वर्तमान स्थिति सलूम्बर और पहले उदयपुर के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आरपीएससी का और अधीनस्थ बोर्ड का ये मान के चलो क्वेश्चन है कि लसाड़िया का पठार कहाँ है। तो लसाड़िया का पठार कहाँ है? जयसमंद झील के पूर्व में। अगर अपने को जिले की बात करें तो जिला कौन सा? सलूम्बर और उदयपुर। उसके बाद में अपन बात करें क्रोचका एवं काकनवाड़ी का जो पठार है, ये क्रोचका और काकनवाड़ी का जो पठार है ये अलवर के अंदर सरिस्का अभ्यारण्य वहां पर देखने को मिलता है। कौन सा? क्रोचका एवं काकनवाड़ी का पठार, जो अलवर। अगर बात करें अपन अरावली के माध्यम से तो ये कौन सा? उत्तरी अरावली का भाग है, क्योंकि जो अलवर है ये उत्तरी अरावली के अंदर आता है। तो इस तरीके से क्रोंसका और काकनवाड़ी का जो पठार है ये अलवर उत्तरी अरावली का भाग है। तो इस तरीके से अपन ने बात की अभी अरावली के कुछ पठारों की, कि अरावली के जो पठार है, और अरावली में जो सर्वाधिक पठार हैं, सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में। कहाँ? दक्षिणी अरावली में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? दक्षिणी अरावली के अंदर देखने को मिलते हैं। उड़िया का जो पठार है जो सिरोही के अंदर है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? उड़िया का पठार। इसकी जो ऊंचाई है 1362 मीटर। इस बार जो सीईटी की एग्जाम लगी थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आबू का जो पठार है या जो आबू पर्वत है ये भी कहाँ? सिरोही में स्थित है, और ये सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है, और आबू पर्वत को गुम्बदाकार बैथोली संरचना आकृति का उदाहरण मानते हैं। उसके बाद में अपन बात करें भोमट का पठार, तो जो भोमट का पठार है ये मुख्यतः डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन कुछ इसका जो अंश है ये उदयपुर में भी देखने को मिलता है, बांसवाड़ा में भी देखने को मिलता है, और सिरोही में भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर मुख्यतः एक भोमट जनजाति भी निवास करती है। लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर जो सर्वाधिक जनजाति निवास करती है वो कौन सी है? भील जनजाति निवास करती है।
भोराट का जो पठार है ये गोगुंदा हिल्स और कुंभलगढ़ जो पहाड़ी है उसके मध्य, राजसमंद के मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है वो है कौन सा, भोराट का पठार। इसकी जो ऊंचाई है 1225 मीटर, 1225, आबू पर्वत वाले की 1200 मीटर और उड़िया पठार की 1362 मीटर, और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। उसके बाद में अपन ने बात की थी ऊपरमाल का पठार, तो ऊपरमाल का जो पठार है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। कौन सा, ऊपरमाल का पठार। मेसा का जो पठार है ये चित्तौड़गढ़ में, जहां पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है मेसा के पठार पर, तो ये कहां पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। लसाड़िया का जो पठार है ये जयसमंद झील के पूर्व में है, लेकिन लसाड़िया का जो पठार था पहले, अगर इसकी स्थिति की बात करें तो लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर के अंदर था, लेकिन वर्तमान में इसकी जो स्थिति है सलूम्बर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इसका कुछ अंश है, थोड़ा बहुत अंश इसका प्रतापगढ़ में भी देखने को मिलता है भाई। ठीक है, आगे अपन बात करें क्रोच का एवं काकनवाड़ी का जो पठार है ये अलवर उत्तरी अरावली का भाग है, यानी कि सरिस्का अभ्यारण्य में काकनवाड़ी का पठार। उसके बाद में अपन बात करें अरावली के दर्रों की, इसकी अरावली के दर्रों की, तो अरावली के जो दर्रे हैं ये सर्वाधिक, ये मान के चलो कि अरावली के दर्रे राजसमंद में देखने को मिलते हैं सर्वाधिक। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पर अरावली के दर्रों की। तो सबसे पहले अपन बात करें कि पहले तो अपन यहाँ जो ब्यावर लिखा था, एक नया जिला बना है राजस्थान का, और इससे पहले अपन यहाँ पढ़ते थे अजमेर। कौन सा पढ़ते थे, अजमेर। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में यहाँ पर अपन पढ़ते हैं ब्यावर। तो ब्यावर के अंदर दो दर्रे हैं, एक तो सुरानाल और एक परवारिया नाल, दो दर्रे हैं, परवारिया नाल और सुरानाल। उसके बाद में अपन बात करें पाली, पाली के अंदर भी दो दर्रे हैं, एक बरनाल और एक देसूरी नाल, बरनाल और देसूरी नाल। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये दर्रे हैं, ये किसे कहते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में जो तंग रास्ते होते हैं आने जाने के लिए, उन्हें क्या कहते हैं, दर्रे या नाल के नाम से जानते हैं। तो पाली के अंदर दो दर्रे हैं, एक तो बरनाल है और एक देसूरी नाल। तो जो बरनाल है ये मारवाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर और पाली, मारवाड़ जोधपुर और पाली को मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर से जोड़ता है। किसको, ब्यावर और अजमेर से जोड़ता है, मारवाड़ को मेरवाड़ा ब्यावर व अजमेर से जोड़ता है। कौन सा, बरनाल। उसके बाद में अपन बात करें देसूरी नाल, तो ये जो देसूरी नाल है ये जो देसूरी नाल है ये पाली को चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ता है, पाली को चार भुजानाथ राजसमंद से जोड़ता है। उसके बाद में अपन बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर के अंदर डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल। तो जो डेबर नाल है ये सलूम्बर के अंदर यानी कि दक्षिणी अरावली का दर्रा है। केवड़ा नाल ये उदयपुर में ही है। फुलवारी नाल जो उदयपुर, जो सोम, मानसी और जो वाकल, इस नाल से ही बहती हैं। कौन कौन सी नदियां, सोम, मानसी और वाकल, इसी दर्रे से बहती हैं। कौन से दर्रे से, फुलवारी की नाल से। उसके बाद में अपन बात करें हाथी नाल, तो यहाँ उदयपुर के अंदर हाथी नाल है, उदयपुर में तो क्या है, हाथी नाल है, लेकिन राजसमंद के अंदर हाथी गुड़ा नाल है, हाथी गुड़ा नाल। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है भाई, देखना है ध्यान से कि हाथी गुड़ा नाल कहाँ है, राजसमंद के अंदर है। और केवल हाथी नाल, तो हाथी नाल कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। जो फुलवारी की नाल है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, जहां पर सोम और मानसी और वाकल नदी क्या होती हैं, बहती है भाई। उसके बाद में अपन बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में जो सोमेश्वर नाल है और हाथीगुड़ा नाल है। तो जो हाथीगुड़ा नाल है ये गोगुंदा और सिरोही को जोड़ता है, मतलब राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर तथा सिरोही को जोड़ता है। कौन सा, हाथीगुड़ा नाल। उसके बाद में एक कमली घाट या खामली नाल के नाम से भी जानते हैं, गोरम घाट नाल और पगल्या, इसको जीवला भी बोलते हैं ना, पगल्या या जीवला। पगल्या या जीवला मेवाड़ राजसमंद को मारवाड़ पाली से जोड़ता है। तो इस तरीके से ये दक्षिणी अरावली की अपन कह सकते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो दर्रे या नाल हैं
ये दक्षिणी अरावली में ही देखने को मिलते हैं, और सर्वाधिक इनकी जो स्थिति है राजसमंद में ही देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो दक्षिणी अरावली की कुछ दर्रे हैं आप लोग देख सकते हैं। कई बार जो क्वेश्चन है वो मिलान वाला जो क्वेश्चन आता है कि बरनाल कहाँ है, सोमेश्वर नाल कहाँ है, हाथी नाल कहाँ है, हाथीगुड़ा नाल कहाँ है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लोगों को ये पीडीएफ है हमारे प्लस एकेडमी का जो सिक्कर का टेलीग्राम बना हुआ है उस पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं और क्लास यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपने अरावली की, कुछ महत्व जो बिंदु हैं उनकी बात करें तो अरावली है ये मरुस्थलीकरण को रोकती है। सबसे पहला तो यही है कि अरावली की जो स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी क्या है स्थिति है, और यहाँ से अपने अरावली के पश्चिम में क्या है मरुस्थल है। तो मरुस्थल में क्या होता है कि हवा चलती है, तो हवाओं के चलने से ये जो मरुस्थल है यहाँ पर इसको रोकने का कार्य करती है कौन, अरावली। उसके बाद में अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वनस्पति का विस्तार अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। उसके बाद में अपने बात करें कि जो अरावली है यहाँ पर जो जनजातीय हैं राजस्थान की वो अधिकांशतः यहाँ पर निवास करती हैं, इसलिए इसे जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जनजातियों की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि अरावली जो पर्वतीय प्रदेशों में आदिवासी जनजातियों द्वारा स्थानांतरित या झूमिंग कृषि की जाती है, कौन सी, यानी कि इस ढाल वाले क्षेत्रों में जो अरावली होती है इसके ढाल वाले क्षेत्रों में खेती करते हैं, स्थानांतरित कृषि। एक बार वहां पर जो अनुपजाऊ होने के बाद में कहीं दूसरी जगह जाकर वो लोग खेती करते हैं, जैसे वालरा है, इस प्रकार की जो खेती है ये आदिवासी जनजातियों द्वारा की जाती है दक्षिणी राजस्थान के अंदर। अरावली क्षेत्र में धात्विक जो खनिज है, धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का जो निर्माण है ये धारवाड़ चट्टानों से हुआ था। उसके बाद में अपन बात करें कि अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये अरावली की जो है ये आने वाला जो मानसून है एक बंगाल की खाड़ी से और एक अरब सागर से, तो इस प्रकार से ये दोनों को, यानी कि अरब सागर वाला जो मानसून है इसके समानांतर सीधा का सीधा ही निकल जाता है। ठीक है, तो ये अरावली है ये जो राजस्थान का ये कह सकते हैं अपन जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां से सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम वहीं से होता है, तो जो अरावली है राजस्थान में ये राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम यहीं से अरावली से ही होता है। उसके बाद में अपन बात करें कि अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य सरकार के द्वारा ये मान के चलें कि अरावली के लिए एक विशेष अरावली के लिए ही जो एक बजट पेश करता है जिसे योजना प्रदेश कहते हैं, यानी कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस तरीके की यानी कि सरकार के द्वारा कुछ बजट जब पेश किया जाता है उस समय अरावली के लिए एक विशेष प्रकार से बजट पेश किया जाता है जो योजना प्रदेश के रूप में जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करें अरावली की कुछ सर्वोच्च चोटियों की, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उनकी बात करते हैं अपन अवरोही क्रम में। ये चोटियां हैं अवरोही क्रम में दे रखी हैं कि गुरु शिखर है, संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। संतों का शिखर गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, कहाँ है, सिरोही के अंदर। यानी कि जो लगातार तीन जो चोटियां हैं वो तीनों की तीनों सिरोही के अंदर है। उसके बाद में आती है शेर है, ये 1597 मीटर, ये भी कहाँ है, सिरोही के अंदर है। उसके बाद में अपन बात करें देलवाड़ा, ये 1442 मीटर है, ये भी सिरोही के अंदर है। उसके बाद में जो जरगा है 1431 मीटर, ये कहाँ है, उदयपुर के अंदर है। तो तीन के बाद में एक जो चौथी आती है जरगा है, ये उदयपुर में। उसके बाद में फिर से अचलगढ़ है,
ये 1380 मीटर, ये सिरोही के अंदर है। कहाँ है? सिरोही के अंदर। उसके बाद में कुंभलगढ़ है जो 1224 मीटर है, राजसमंद के अंदर है। उसके बाद में रघुनाथगढ़ है 1055 मीटर है, ये सीकर के अंदर, जो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। ऋषिकेश है 1017 मीटर, सिरोही के अंदर। कमलनाथ है 1001 मीटर, उदयपुर के अंदर। उसके बाद में सज्जनगढ़ है 930 मीटर, उदयपुर में। मोरमजी टोटगढ़ जो 934 मीटर, ब्यावर के अंदर। खोआ है ये जो जयपुर ग्रामीण की 920 मीटर। सायरा है 900 मीटर, उदयपुर में। तारागढ़ है अजमेर के अंदर है 873 मीटर। बिलाली है ये अलवर के अंदर 775 मीटर। और रोजा भाकर है ये जालौर में 730 मीटर। तो इस तरीके से जो अरावली राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनके बारे में यहाँ पर अवरोही क्रम में आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि जो अरावली पर्वतमाला के जो विविध तथ्य हैं, इनमें कुछ जैसे गिरवा है, तो जो गिरवा है दक्षिणी अरावली में स्थित जो तसरी नुमा जो पर्वतों की मेखला को जो क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। ठीक है, जो डिस्क जैसी संरचना होती है ना, उसे तसरी नुमा कहते हैं। तो ये उदयपुर गिरवा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक। उसके बाद में जो भाकर है, भाकर है यानी कि सिरोही के अंदर अपन कह सकते हैं, तो तिरु ढाल वाली जो चोटियां हैं जिनका ढाल कम हो इस तरीके से, तो ये जो तिरु ढाल वाली जो चोटियां हैं जो उबड़ खाबड़ भी हैं, उन्हें भाकर के नाम से कहते हैं। और ये चोटियां कहाँ पर सर्वाधिक? सिरोही के अंदर है। उसके बाद में दशहरो, ये जो दशहरो है, ये दशहरो यानी कि जो रागा और जो जरगा पहाड़ियां हैं, रागा और जरगा पहाड़ियां, जरगा और रागा, तो जो रागा और जो जरगा पहाड़ियां हैं इनके बीच में कुछ हरियाली सी देखने को मिलती है। इसे क्या कहते हैं? दशहरो। क्या कहते हैं? दशहरो कहते हैं। किसको? उदयपुर में, दक्षिणी अरावली में उदयपुर तथा उदयपुर में स्थित जो जरगा और रागा के जो पहाड़ियों के मध्य हरे भरे जो क्षेत्र होते हैं ना, उसको दशहरो के नाम से जानते हैं। तो जो जरगा और रागा के बीच में हरा भरा जो क्षेत्र कहलाता है उसको क्या कहते हैं? दशहरो कहते हैं। ये याद रखना भाई। ठीक है। पिडमार्ट जो पिडमार्ट होता है, ये क्या होता है कि कोई भी पर्वत है, तो इस तरीके से ये जो पर्वत होता है, इस इन पर्वतों से क्या होती है? नदियां निकलती हैं। और नदियां निकलने से, नदियां मान लो कि यहाँ से कोई भी नदी बहती है और बहकर ये जो अवसाद के रूप में कहीं ना कहीं पर तो जाकर ये अवसाद के रूप में इसको जमा करती है। क्या करती है? जमा करती है। तो ये जो नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा कहीं ना कहीं अवसाद का जमाव किया जाता है। तो ये जो जमाव किया जाने के बाद में जो हमारे को जो मैदान दिखते हैं उनको कहते हैं पिडमार्ट मैदान। पिडमार्ट मैदान। और अपर्दन के बाद में कुछ जो बचा हुआ भाग होता है, यानी कि मान लो कि अपर्दन के बाद में कुछ कट के यानी कि थोड़ा बहुत जो भाग बचा हुआ होता है नदियों के द्वारा, अपर्दन जहां पर मतलब कर रही होती है, अधिकांशतः अपर्दन की क्रिया कर चुकी होती है नदी, उसके बाद में जो बचा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं पिडमार्ट पठार। ये पठार के नाम से जानते हैं। और ये जहां पर अवसादों का जमाव किया जाता है नदियों के द्वारा, वो पिडमार्ट मैदान होता है। तो पर्वतीय जो पदीय भागों पर जो निर्मित मैदानी भाग को पिडमार्ट कहते हैं, पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। अरावली में यह राजसमंद देवगढ़ में स्थित है। ठीक है। और जो बची हुई भाग है उसको पिडमार्ट पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद में कुछ अरावली के अंदर जो विशेष प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं
अब उनको भी देख लेते हैं कि जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, तो ये जो गोलाकार पहाड़ियां हैं ये बाड़मेर के अंदर देखने को मिलती है। एकदम गोल जो पहाड़ियां हैं कहाँ पर हैं? बाड़मेर के अंदर। उसके बाद में घोड़े की नाल जैसी जो आकृति की जो पहाड़ी है वो कहाँ है? घोड़े की नाल जैसी आकृति की जो पहाड़ी है वो बारां के अंदर रामगढ़ में। इस तरीके से, ठीक है। अब जब घोड़े की नाल जैसी, तो घोड़े की नाल की जैसी जो पहाड़ियां हैं ये रामगढ़ के अंदर। अब इन घोड़े की नाल जैसी आकृतियों में क्या होता है कि इन पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर क्या होता है? पानी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पानी बढ़ता है। तो पानी भरने से आप लोगों को पता है कि पानी भरने के बाद में उसको अपन कह सकते हैं झील कह सकते हैं। तो यहाँ पर रामगढ़ के अंदर रामगढ़ क्रेटर झील, रामगढ़ क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। जब इन पहाड़ियों के अंदर जब वर्षा होती है उस समय ये पानी इकट्ठा होता है, तो इकट्ठा होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? रामगढ़ क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि जो तस्तरी नुमा है, ये जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां हैं, यानी कि जो डिस्क जो शेप होती है, डिस्क जो शेप होती है ना इस तरीके से, डिस्क जो शेप होती है ना वो उन पहाड़ियों को कहते हैं अपन तस्तरी नुमा पहाड़ियां। जो गिरवा पहाड़ी होती है एक तरीके से वो उदयपुर के अंदर। जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं यानी कि आधी आधे चांद की तरह इस तरीके से, तो ये पहाड़ियां कहाँ पर देखने को मिलती हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां बूंदी के अंदर और कोटा झालावाड़ के अंदर। तो जो बूंदी वाली जो पहाड़ियां हैं इन्हें अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहते हैं, बूंदी हिल्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो कोटा और झालावाड़ वाली जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं उनको कहते हैं मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, यानी कि कोटा और झालावाड़ के अंदर जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं वो मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानती है, और जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं मुख्यतः वो बूंदी हिल्स कहलाती हैं। बूंदी के अंदर बूंदी हिल्स। उसके बाद में जो नाग या सर्पिलाकार आकृति में जो पहाड़ियां होती हैं इस तरीके से, कभी डांस किया होगा भाई आप लोगों ने शादियों के अंदर, शादियों का सीजन भी चल रहा है, नागिन डांस। तो जो नागिन डांस वाली जो नाग वाली जो सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं ये अजमेर के अंदर देखने को मिलती हैं। इस तरीके से जो विशेष आकृति की कुछ पहाड़ियां हैं, तो जो गोलाकार पहाड़ी है ये बाड़मेर के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में जो घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं ये 12 रामगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। और इस घोड़े की नाल जैसी आकृति में जब वर्षा होती है पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होने से यहाँ पर जल बढ़ता है। क्या होता है? जल बढ़ता है, और जल भरने से एक झील का रूप लेता है जिसे अपन रामगढ़ क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। उसके बाद में जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं ये बूंदी के अंदर है मुख्यतः, लेकिन जो कोटा और झालावाड़ में जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती हैं उन्हें मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानते हैं। नाग और सर्पिलाकार जो पहाड़ियां हैं अजमेर के अंदर है। आगे अपन बात करें राजस्थान में कुछ अरावली की जो प्रमुख चोटियां हैं, इनके अलावा जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, इनके अलावा कुछ चोटियां और भी हैं जो अलग अलग जिलों में छोटी छोटी जो पहाड़ियां होती हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन उनसे भी पूछ लेता है, पुटअप कर लेता है कि राजस्थान में अरावली की कुछ पहाड़ियां हैं। तो अपन सबसे पहले अलवर की बात करते हैं कि अलवर में जो पहाड़ियां हैं कौन कौन सी पहाड़ी है। तो अलवर के अंदर एक पहाड़ी है हर्षनाथ। कौन सी है? हर्षनाथ एक पहाड़ी है अलवर के अंदर। तो जो हर्षनाथ है ये पहाड़ी अलवर में है। एक है हर्ष पर्वत,
कौन सा? हर्ष हर्ष पर्वत है, ये सीकर के अंदर है, लेकिन हर्षनाथ की जो पहाड़ी है ये अलवर के अंदर है। कंफ्यूज नहीं होना है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। एक उसके बाद में अपन बात करें उदयनाथ पहाड़ी, दूसरी आती है उदयनाथ पहाड़ी, जहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। रूपारेल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर के अंदर, उदयनाथ की पहाड़ी रूपारेल नदी का जो यहाँ उद्गम होता है। एक भैरवच का पर्वत और भानगढ़ जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है? अलवर के अंदर। मालखेत की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, जहाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ से। उसके बाद में हर्ष पर्वत है, तो जो हर्ष पर्वत है आप लोगों को पता है कहाँ है? सीकर के अंदर, जहां पर हर्षनाथ का मंदिर भी है, ठीक है। यहाँ पर मंदिर भी है, एक हर्षनाथ जी का मंदिर है भाई, ठीक है। तो हर्ष पर्वत में हर्षनाथ जी का मंदिर है, ठीक। और हर्षनाथ की पहाड़ियां कहाँ है? अलवर के अंदर। हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? हर्ष पर्वत के ऊपर, सीकर के अंदर। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है। काजल हिल्स है, तो काजल हिल्स भी कहाँ है? सीकर के अंदर ही है, ठीक है ना। जो अभी यहाँ पर छठा जो रोपवे है काजल हिल्स के ऊपर। उसके बाद में अपन बात करें जयपुर के अंदर, तो जयपुर में मोती डूंगरी, जालाना डूंगरी, इगल की पहाड़ियाँ और बाबाई की पहाड़ियाँ। बाबाई, ठीक है। बब्बई की पहाड़ियाँ आप लोगों को, एक है बब्बई, बब्बई, तो ये बब्बई है, ये नीम का थाना के अंदर है। लेकिन बाबाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये जयपुर के अंदर है। तो जो मोती डूंगरी है, तो यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है भैया, मोती डूंगरी, ठीक है। एक झालाना की डूंगरी, इगल की पहाड़ी और बबाई की पहाड़ी। देखो ये लिखा हुआ बबाई, बबाई हिल्स यानी नीम का थाना के अंदर। तो ये चीज याद रखना, बाबाई और बबाई, ठीक है ना। कंफ्यूज करती हैं कई बार ये पहाड़ियाँ, तो थोड़ा सा इनका ध्यान रखना भाई आप लोगों को, ठीक है ना। इगल की पहाड़ियाँ, जहाँ पर जयगढ़ जो किला है स्थित है, इगल की पहाड़ी पर जयगढ़ किला, ठीक है ना। उसके बाद में ब्यावर है, तो ब्यावर के अंदर टोडगढ़ जो पहाड़ी है 933 मीटर ब्यावर के अंदर है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नाग पहाड़ी, कौन सी? नाग पहाड़ी, जो सर्पिलाकार आकार में है, तो ये कहाँ पर है आप लोगों को पता ही है, कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। और यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी से ही होता है भाई, ठीक है ना। तारागढ़ पहाड़ी है, तो तारागढ़ जो पहाड़ी है ये अजमेर के अंदर, अजमेर में तारागढ़ और नाग पहाड़ी। उसके बाद में कोटपुतली बहरोड जो नया जिला बनाया है, कोटपुतली बहरोड, तो बैराठ जो हिल्स है ये कोटपुतली के अंदर है। बैराठ हिल्स कोटपुतली के अंदर। सेवर जो हिल्स है ये भी कोटपुतली के अंदर है। मनोहरपुरा हिल्स है, ये भी कोटपुतली के अंदर है। बीजक की जो पहाड़ियां हैं ये भी कोटपुतली की। तो ये जो बैराठ हिल्स है यहाँ से बाणगंगा नदी उद्गम होती है ना, बाणगंगा नदी। बीजक की पहाड़ियाँ, सेवर हिल्स और मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ। राजसमंद की पहाड़ियों की अगर अपन बात करें कि राजसमंद की पहाड़ियाँ, तो राजसमंद के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं, दिवेर की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में जो खमनोर हिल्स हैं, जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। और जो खमनोर हिल्स है यहाँ बनास का उद्गम होता है भाई, बनास नदी का। बनास नदी का उद्गम होता है। एक काला भूरा डूंगर है, कहाँ पर है? पाली के अंदर,
काला भूरा डूंगर कहाँ पर है? पाली के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें जरगा पहाड़ी, तो जरगा जो पहाड़ी है ये उदयपुर में है। रागा पहाड़ी है ये भी उदयपुर में। मोती मगरी, माछला मगरा, गोगुंदा हिल्स और बिच्छा मेडी की जो पहाड़ियां हैं ये उदयपुर के अंदर ही हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद में आगे अपन बात करें जालोर, और जालोर में जो भाकर हैं सारी की सारी, भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, जसवंतपुरा हिल्स। और ये जो जसवंतपुरा हिल्स है ना, जसवंतपुरा हिल्स जालोर के अंदर, यहाँ पर डोरा पर्वत इसकी सबसे ऊंची चोटी, डोरा पर्वत कहाँ पर? जसवंतपुरा हिल्स जालोर के अंदर डोरा पर्वत कहाँ पर है? जसवंतपुरा हिल्स, जो जसवंतपुरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। सुंदा माता है, तो सुंदा माता भी कहाँ है? जालोर के अंदर, और यहाँ पर फर्स्ट रोपवे 2006 के अंदर, रोपवे 2006 के अंदर, फर्स्ट रोपवे 2006 के अंदर, ठीक है। तो ये जालोर की पहाड़ियाँ जहाँ पर रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोला भाकर और जसवंतपुरा हिल्स, जसवंतपुरा हिल्स में जो सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत, और सुंदा माता जो फर्स्ट रोपवे है। इस तरीके से ये जो आज अपन ने क्लास ली है ये ज़्यादातर तो फैक्ट वाली क्लास थी, और इसके थोड़ी सी अपन ने चर्चा की है। जो अपनी पहली वाली जो क्लास थी उसकी भी चर्चा की है अपन ने थोड़ा सा। तो इस तरीके से जो अपनी क्लास अभी तक हुई है उनकी मैं थोड़ी सी आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले अपन ने बात की राजस्थान की उत्पत्ति से संबंधित, उसके बाद में राजस्थान का नामकरण, ठीक है। एक क्लास ये वाली है, एक क्लास ये है। उसके बाद में बात की थी राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, इसकी भी एक क्लास हुई अभी तक। उसके बाद में राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात की थी। इसकी दो क्लास हो गई है भाई, ठीक है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार की, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात की, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में तो दो क्लास पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की और दो क्लास अरावली की, तो चार क्लास अभी तक अपनी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में हो चुकी है। 4 2 6 7 8 9 क्लास अभी तक अपनी हुई हैं। तो इस तरीके से अभी अपने जो टॉपिक हैं ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये आप लोगों को रिट जो पात्रता परीक्षा है उसमें दे रखा है राजस्थान के ज्योग्राफी के अंदर। तो आप लोग कई ऐसे स्टूडेंट हैं कि सर हम कहाँ से पढ़ें, तो आप लोग यहाँ से आप लोग क्लास देख सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि इस इन क्लासों के बाहर से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, कल अपन बात करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश की। धन्यवाद।